यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाइए वापस और वही इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। प्रेजेंट वैल्यू तक लास्ट डिस्कशन हमारा हुआ था और उसके हमने प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस देखे थे। इन केस ऑफ लीज, इन केस ऑफ कैपिटल बजटिंग, असेट्स कौन सा परचेज करना चाहिए, कौन सा नहीं परचेज करना चाहिए, लोन के केस में हमारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना होगा, असेट परचेज करके हम उसे रेंट पे दें या ना दें। तो इस तरह के कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस हमने देखे थे। नाउ दो तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और बाकी बचते हैं हमारे पास इसमें, फिर हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का मतलब क्या है, बॉन्ड से क्या समझते हैं हम? बॉन्ड्स का मतलब हम यहां पे बात कर रहे हैं, इन शॉर्ट एक लेमैन की तरह बात करें तो बॉन्ड्स का मतलब हम बात करें डिवेंचर्स की। यूं समझ लेते हैं, बॉन्ड्स प्राइवेट कंपनीज भी इशू करती हैं, पब्लिक कंपनी भी इशू करती है, बॉन्ड्स गवर्नमेंट भी इशू करती है। लेकिन बॉन्ड्स का जो फॉर्मेट होता है वो क्या है, बॉन्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? बॉन्ड्स में एक तरह से हम एक बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, दैट मीन्स हम लोन दे रहे हैं अदर पार्टी को, चाहे गवर्नमेंट है या कोई भी। हमने उसे एक मनी लोन दिया, लेंड किया, जिस बॉन्ड वैल्यू पे, जिस बॉन्ड की फेस वैल्यू पे हमें उस बॉन्ड की लाइफ ड्यूरेशन में रेगुलरली इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ द बॉन्ड, दैट मीन्स ऑन मेच्योरिटी, हमें अपनी फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड वापस मिल जाएगी। यही होता है बॉन्ड इशू होता है। वो इशू प्रीमियम पे हो सकता है, डिस्काउंट पे हो सकता है, तो उसकी एक फेस वैल्यू होगी, इशू प्राइस होगी, रेगुलरली आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी और एट द ऑन मेच्योरिटी और एट द एंड ऑफ द पीरियड आपको उसकी फेस वैल्यू या विद प्रीमियम जो भी मेच्योरिटी वैल्यू है वो वापस मिल जाएगी। ये बॉन्ड का साइकिल होता है। नाउ अब हमें यह समझना है कि जब बॉन्ड का ऑफर हमारे पास आ रहा है, जब कोई भी कंपनी हमें बॉन्ड ऑफर कर रही है, तो क्या उस बॉन्ड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये कैसे डिसाइड करें कि उस बॉन्ड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो फ्रूटफुल है या नहीं है? तो हम उसको इस चीज से समझें कि मान लीजिए बॉन्ड का 1000 रुपए का फेस वैल्यू है, बॉन्ड का 1000 रुपए का फेस वैल्यू है जो गवर्नमेंट या कंपनी हमें इशू कर रही है, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, यानी हर साल हमें 100 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, आज कंपनी हमें ऑफर कर रही है कि सर ये बॉन्ड 5 ईयर बॉन्ड है, 5 साल बाद आपको ये बॉन्ड रिडीम करके दे दिया जाएगा। 5 साल बाद ये बॉन्ड रिडीम कर दिया जाएगा और रिडम्पशन पे आपको मेच्योरिटी वैल्यू 1000 रुपए वापस मिल जाएगी। अब हमें यह सोचना है कि क्या ये बॉन्ड इन्वेस्ट करने योग्य है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। नॉर्मली ये कैसे डिसाइड होता है कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है नहीं? तो हम ये देखते हैं कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, रिटर्न कितना मिल रहा है। रिटर्न में कितना मिल रहा है? 10% पर एनम। क्या सेटिस्फैक्टरी रिटर्न है 10% पर एनम? यू कांट से, क्योंकि 10% पर एनम वो हमेशा आपको किस पे मिलेगा? फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू पे 10% से आपको हर साल कितने रुपए मिलने वाले हैं? अब आप वापस उसी कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, किस पे? टाइम वैल्यू पे, परचेजिंग पावर के कॉन्सेप्ट पे। आज 100 रुपीज मिलते हैं, 100 होते हैं, एक साल बाद 100 रुपीज मिलते हैं तो उसकी वैल्यू 100 रुपीज, उसकी वैल्यू 2 साल बाद भी 100 ही मिलेंगे ना आपको, तो लेकिन उसकी वैल्यू और कम होगी। 3 साल बाद जो 100 मिलेंगे उसकी वैल्यू और 5 साल बाद जो मेच्योरिटी 1000 रुपीज वापिस हमारे पास आएगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, उसकी वैल्यू भी कम हो चुकी होगी। तो इफेक्टिवली क्या हमारे हाथ में हर साल 10% रिटर्न आ रहा है? नहीं। तो हम इफेक्टिवली हमारे हाथ में कितना रिटर्न आ रहा है या हमें इफेक्टिवली कितना रिटर्न चाहिए, उसके बेसिस पे जो भी इनफ्लो, जो भी कैश इनफ्लो हमारे पास फ्यूचर में आने वाला है, उस सब की क्या निकालेंगे हम? प्रेजेंट वैल्यू। उन सब की निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। मेरे फर्स्ट ईयर में 100 रुपए आएंगे, सेकेंड ईयर में 100 रुपए आएंगे, थर्ड ईयर में मेरे पास फिर 100 रुपए आएंगे, फोर्थ ईयर में मेरे पास आएंगे, और फिफ्थ ईयर में मेरे पास 1100 रुपीज आएंगे। यही होगा ना? फर्स्ट ईयर एंड यू विल गेट 100 रुपीज इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर एंड यू विल गेट 100 रुपीज एज इंटरेस्ट, थर्ड ईयर एंड, फोर्थ ईयर एंड, फिफ्थ ईयर एंड में 100 रुपीज इंटरेस्ट भी मिल जाएगा और 1000 रुपये आपका मेच्योरिटी वैल्यू भी मिल जाएगा। तो टोटल ये आपको इनफ्लो मिला, लेकिन ये ईयर बाय ईयर फ्यूचर में मिल रहा है। तो ये सारी क्या है हमारे लिए? ये जो सारी वैल्यूज जो हमें दी हुई है, ये कौन सी वैल्यूज है?
ये फ्यूचर वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी फ्यूचर की वैल्यूज है ना, ये फर्स्ट ईयर एंड की फ्यूचर वैल्यू, ये सेकेंड ईयर एंड की फ्यूचर वैल्यू, ये सारी फ्यूचर वैल्यू है। और प्रेजेंट में इस फ्यूचर वैल्यू को अर्न करने के लिए, रिसीव करने के लिए आप प्रेजेंट में कितना पेमेंट दे रहे हो? 1000 रुपी। अब आप सोचो, प्रेजेंट वैल्यू इज 1000 एंड फ्यूचर वैल्यूज आर सच गिवन वैल्यूज। कंपेयर करके कैसे देखूं कि ये फ्यूचर वैल्यूज जो मुझे वापस मिल रही हैं ये सेटिस्फैक्टरी है या? तो इन सारी फ्यूचर वैल्यूज का क्या निकाल लेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। इन सारी फ्यूचर वैल्यूज का निकाल लेंगे और उस सारी फ्यूचर वैल्यूज का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसको इस 1000 रुपीज से कंपेयर करके देखेंगे कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या? तो ये जो सारी फ्यूचर वैल्यूज की प्रेजेंट वैल्यू आप निकालोगे, ये कहलाती है बॉन्ड वैल्यू। ये कहलाती है बॉन्ड वैल्यू। यदि ये बॉन्ड वैल्यू आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से, इश्यू प्राइस से ज्यादा है तो हम इन्वेस्ट करेंगे, और यदि बॉन्ड वैल्यू इश्यू प्राइस से कम है तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो सिंपली बॉन्ड वैल्यू को कोई फॉर्मूला नहीं लेना है मेरे को, अगेन कोई फॉर्मूला नहीं लेना है। क्या करना है, बॉन्ड वैल्यूएशन कैसे करना है? सिंपल, whatever inflow you will get in future through investment in that bond, calculate present value of all such future values और उसका टोटल कर लो, that will be value of bond। एन्यूटी से निकालोगे, लेकिन लास्ट ईयर में 1000 मिल रहा है। अरे तो मिल तो रहा है ना बाबा 1000 रुपये वापिस। अभी तो 1000 रुपए है, 5 साल बाद 1000 रुपए वापिस मिलेगा तो उसकी वैल्यू 1000 रुपए होगी क्या? फिर तो उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। हाँ कर लो, बाकी सारे इंटरेस्ट वाले पार्ट को आप एन्यूटी से कर लो और 1000 रुपये को फ्यूचर वैल्यू से कर लो, चलेगा। मैंने आपको क्या बोला, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट है। आपको 100 100 100 100 100 क्या मिल रहा है? 100 रुपये का एन्यूटी हो गया। 100 रुपये की एन्यूटी निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी निकाल लो। लेकिन 1000 रुपये एन्यूटी का पार्ट, तो उस 1000 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू अलग से निकाल लो, फिर ऐड कर लो। दैट्स योर चॉइस, नो प्रॉब्लम, आई हैव नो इश्यू इन दैट। आप मतलब क्या है? मतलब है कि लॉजिक आपके दिमाग में आ गया कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अब उसमें गड़बड़ क्या हो गया, यदि सिर्फ 100 रुपीज के एन्यूटी को कंसीडर करोगे तो 1000 रुपीज प्रॉब्लम कर देगा। तो आपको दो पार्ट में लेके चलना है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। यहां पे हमारे पास है परचेजिंग प्राइस ऑफ बॉन्ड इज 3 years इज 1000 रुपी और इंटरेस्ट रेट 10%। हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 14%। आ जाइए, आपको फर्स्ट ईयर 0 ईयर में कितना इन्वेस्ट करना है? 0 ईयर का मतलब आज स्टार्ट ऑफ द पीरियड में कितना इन्वेस्ट करना है? 1000। ये मेरे पास मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। व्हाट यू विल गेट इन फ्यूचर? 100 रुपए ईयर एंड 100। कितने साल का बॉन्ड था? 3 साल का ही बॉन्ड था। और थर्ड ईयर एंड पे एक ही बात है, ऐड कर लो या बाहर रख लो। थर्ड ईयर एंड पे 1000 रुपये वापस, यही मिलेगा आपको। 3 साल का तो एन्यूटी और फोर्थ ईयर का फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है। हाँ 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 हाँ, नहीं होगा। इंटरेस्ट हर साल मिल रहा है, सिर्फ एक मैच्योरिटी नहीं है। मिस कर, फिर वही फॉर्मूले में घुसने की कोशिश कर रहे हो, फिर फॉर्मूले में घुसने की कोशिश कर रहे हो। मैच्योरिटी वैल्यू किस केस में बताया था? जब वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो और एक टाइम मैच्योरिटी हो। यहां हर साल इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है, इंटरेस्ट जुड़ के मैच्योरिटी आ रही है क्या? फिर क्या यह इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है क्या? क्या कंपाउंड हो रहा है क्या? नहीं भैया, हर साल 100 रुपए आपकी जेब में जा रहे हैं, तो एन्यूटी मानू? कंपाउंड नहीं हो रहा है, हो जाएगा गड़बड़, इसलिए इंडिविजुअल चलने दो। तो ये आपका कैश इनफ्लो आया। मैं वही कह रहा हूं, फॉर्मूले पे
घुसने का ही नहीं फॉर्मूले पे, अपना सीधा सीधा कॉन्सेप्ट सोचने का है। बॉन्ड वैल्यू में आप ये देखो, नॉट इन केस ऑफ बॉन्ड वैल्यू ओनली, इन केस ऑफ एनी असेट, इन केस ऑफ एनी असेट। मैंने एक मशीन खरीदा आज इतने अमाउंट में, अगले 5 साल इतना 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 रिटर्न देगी, क्या मशीन खरीदना वर्थ वाइल है? या जितना भी फ्यूचर में रिटर्न आने वाला है उन सबकी क्या निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू, और उसको इन्वेस्टमेंट के अमाउंट से देख लो। द सेम थिंग इज हियर, राइट नाउ इन्वेस्टिंग 1000, what you will get back with this investment or on this investment, this much I will get it back. What amount of return you want? 14%, that is my desire, that is my expectation. तो जो भी टाइम वैल्यू आप लोगे वो किस रेट से लोगे? 14% से टाइम वैल्यू लोगे, ठीक है। 14% से टाइम वैल्यू कंसीडर करके निकालूंगा सर कि मेरे लिए वैल्यू जो मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से ज्यादा है कि नहीं। ये लॉजिक समझ में आ गया? तो चलिए टाइम वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालें इनकी प्रेजेंट वैल्यू? इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कैसे, उसके लिए आप इसको जैसे बता रहा हूं वैसे अरेंज करें। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर इनफ्लो 100, सेकेंड ईयर इनफ्लो 100, थर्ड ईयर इनफ्लो 1100। ये इनफ्लो है, इनकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तो पहले किस रेट से निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू? तो कैलकुलेटर उठाइए और ईयर बाय ईयर की प्रेजेंट वैल्यू 14%। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका बताया था मैंने, 1 + r इक्वल, ये एक बार करोगे तो 1 साल की आएगी, 2 बार इक्वल दबाओगे तो 2 साल की आएगी, 3 बार इक्वल दबाओगे तो 3 साल की आएगी, ऐसे तीसरे साल की आएगी, ईयर बाय ईयर आती जाएगी। पहले करता हूं 1 + r यानी 14%, 1 + 14% डिवाइड इक्वल। जैसे आपने इक्वल दिखाया फर्स्ट ईयर की आ गई, आपकी फर्स्ट ईयर की आ गई 77, फिर इक्वल दबा दो तो ईयर नंबर 2 की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 0.769, फिर इक्वल दबा दो तो ईयर नंबर 3 की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 675। ये ईयर बाय ईयर की प्रेजेंट वैल्यूज आ गए, मल्टीप्लाई कर लो, लगा लो, ये हो गई बॉन्ड वैल्यू। नाइन 907.1 present value of bond is 907.1. It is known as value of bond and such bond is offered to you at 1000 rupee. Will you invest? No. हमारे पास 907 रुपए वापिस आ रहे हैं। वैसे देखने में तो 1300 रुपीज वापिस आ रहे हैं, लेकिन ये 1300 रुपीज मॉनिटरी टर्म में है और आने वाले कब है? फ्यूचर में। और फ्यूचर में जब ये मनी आपके हाथ में आएगी तो इसकी परचेजिंग पावर इतने अमाउंट के इक्वल। तो हमने 14% से रिडक्शन माना और उसकी करंट वैल्यू कैलकुलेट करके देखा कि आज की डेट में जो भी फ्यूचर में मिलने वाला है वो आज की डेट में आज की करेंसी की वैल्यू की कॉन्टेक्स्ट में कितने अमाउंट के बराबर है। तो फ्यूचर में मिलने वाला 1300 रुपीज
आज की डेट में 90907 के बराबर है, और आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ रहा है, 1000 रुपी। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट वर्थवाइल है? no. ये कहलाता है वैल्यू ऑफ बॉन्ड। पॉइंट क्लियर? अब इसका शॉर्टकट देख सकते हैं हम। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि अब वही है ना, इतना कुछ लिख के तो मैं करूंगा नहीं ना यार 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। तो इसका शॉर्टकट देख सकते हैं। मान लेते हैं वही 1000 रुपी का बॉन्ड है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5 ईयर की मेच्योरिटी है। तो अब लॉजिकली क्या हो रहा है, 100 रुपी फर्स्ट ईयर, 100 रुपी सेकेंड ईयर, 100 रुपी थर्ड ईयर, एवरी ईयर यू विल गेट 100 रुपी। तो आपकी ए हो गई 100, कितने साल तक? रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 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 14%, आर 14% ही लोगे ना, ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई। अरे तो बता के तो चल रहा हूं ऊपर वाले क्वेश्चन से। आर 14%, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। आपकी एक्सपेक्टेशन कितने रिटर्न की है, आपकी डिजायर कितने रिटर्न की है, आप कितना इंटरेस्ट चाहते हो। इंटरेस्ट नहीं कहलाता, ये कहलाता है टाइम वैल्यू। आपकी टाइम वैल्यू कितनी है? हमारी टाइम वैल्यू 14% की है, हमें 14% का रिडक्शन लग रहा है टाइम वैल्यू में। तो आर 14, तो हम वहां लिखते थे ना ए पी आर एन, एन आर, या है ना, ए हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय पी लेना है 14% से 5 साल का। अब इसका शॉर्टकट क्या तरीका है आपको पता है, जो है 14% से कितने साल का, 5 ईयर का। इसको निकालने का तरीका एक बार फिर बता देता हूं। इसको निकालने का तरीका है आर डिवाइड इक्वल, फिर इक्वल, फिर प्लस, फिर एम प्लस। कितनी बार करना है ये? इक्वल एम प्लस, इक्वल एम प्लस, इक्वल एम प्लस, जितने एन है, जितने टाइम पीरियड है। 5 टाइम पीरियड है, 5 टाइम करना है। इक्वल एम प्लस 4th टाइम, इक्वल एम प्लस 5 टाइम्स, और इसके बाद आपको करना है एम आर, मेमोरी रिकॉल। इससे जो फैक्टर आएगा उस फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। ठीक है, चलते हैं एक बार चलते हैं। 1 + 14% डिवाइड इक्वल एम प्लस, इक्वल एम प्लस, इक्वल एम प्लस, इक्वल एम प्लस, इक्वल एम प्लस। 5 बार हो गया। मेमोरी रिकॉल का बटन दबाया तो 3.433, इसको 100 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दिया, 343.31 या 308। ये तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई किसकी? सिर्फ इंटरेस्ट की, सिर्फ इंटरेस्ट की आई है। मेच्योरिटी वैल्यू की अभी, मेच्योरिटी वैल्यू कितनी मिलेगी, कब मिलेगी? 5th। तो सिर्फ उस पे प्रेजेंट वैल्यू कौन सी लगेगी? 5th ईयर वाली, 5th ईयर वाली। तो वापिस आ जाओ कैलकुलेटर पे। 1 + 14% डिवाइड इक्वल, 5 बार इक्वल दबाना है, 2 3 4 5। तो ये आ रहा है 0.519, यानी 519 रुपीज और मिलने वाले हैं हमें। 5 ईयर का है तो 5 टाइम इक्वल करूंगा, क्योंकि ये हर साल नहीं मिलेगा, ये सिर्फ कब मिलेगा? साल के एंड। अब टोटल करने पे आ रहा है आपके पास 862.31, 862.31 या जो भी है, 862 रुपीज वापिस आ रहे हैं। इन्वेस्ट करेंगे नहीं। ये क्या कहलाती है? बॉन्ड वैल्यू। 2 तरीके मैंने आपको बताए, या तो आप इस तरीके से चाहिए, हर साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू रखिए और हर साल के इनफ्लो से मल्टीप्लाई करके टोटल कर लीजिए, या फिर जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है उसको एन्युटी की तरह से कर लो,
और मेच्योरिटी वाला पार्ट है उसको मेच्योरिटी की तरह कर लो और दोनों की टोटल कर लो, इससे कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। और वैसे देखें तो यार इन तीनों जगह 100 रुपीज कॉमन लेके टोटल से मल्टीप्लाई हो रहा है, यही हो रहा है ना, 100 रुपीज कॉमन लेकिन तीनों की टोटल से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हम एन्युटी की तरह जाते हैं तो यही तो करते हैं। तो कैसे करना है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैसे निकालोगे, और उसका लोगे इंटरेस्ट को पी एन आर से मल्टीप्लाई, ये करोगे एन्युटी वाला। मैच्योरिटी वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन, और ये हो गई आपकी बॉन्ड वैल्यू। इंटरेस्ट वाले पार्ट को एन्युटी की तरह करना है और मेच्योरिटी वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू की तरह करना है। डन, ये हो गया आपका बॉन्ड वैल्यूएशन। ये मेच्योरिटी वैल्यू नहीं कहलाती है भाई, मेच्योरिटी वैल्यू का मतलब होता है इंटरेस्ट ऐड करके, हाँ, जिसमें इंक्लूड होता रहता है ये हाँ, जैसे एफडी में मेच्योरिटी आती है इंटरेस्ट इंक्लूड होता रहता है, ये वो नहीं है, ये रिडम्पशन वैल्यू एक तरह से, जो बॉन्ड रिडीम हो रहा है रिडम्पशन पे क्या मिल रहा है। तो इसको आप मेच्योरिटी वैल्यू ना लिख के रिडम्पशन वैल्यू लिख, भाई बार बार मेच्योरिटी वैल्यू का मतलब क्या होता है। हाँ, कैसे हो सकती है कुछ और, 10,000 की एफडी करोगे तो इंटरेस्ट मिल के आएगा, लेकिन 10,000 का बॉन्ड करोगे तो 10,000 ही वापस देगा ना। अरे एफडी में फिर इंटरेस्ट हर साल मिलता कहां है, फिर एन्युटी कहां से हो गई, क्या कर रहे हो, यहां पे नहीं कर सकते ना, नॉर्मली कैसे कर सकते हो, मेच्योरिटी वैल्यू का देखो, मेच्योरिटी वैल्यू होती क्या है, हमने जो इन्वेस्ट किया यदि वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए और उसके बीच में आपने उससे कुछ भी अमाउंट विड्रॉ नहीं किया तो मेच्योरिटी वैल्यू मिलती है। यहां पे कोई मेच्योरिटी नहीं हो रही है, यहां रिडम्पशन हो रहा है, बस तो यहीं की तो बात कर रहे हैं हम तो अभी। इसको किससे कंपेयर करूं, इसको तो मैं किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकता, नहीं। बाकी सारे केसेस में क्या होता है, कंपाउंड एन्यूटी, एक एन्यूटी होती है, एक सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो वहां पे केस कौन सा लगेगा मेच्योरिटी वैल्यू में, कंपाउंड इंटरेस्ट का केस लगेगा ना। आई एम इन्वेस्टिंग 10,000 रुपी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एनुअल कंपाउंडिंग, व्हाट विल आई गेट आफ्टर 10 ईयर, तो यहां पे 10 ईयर बाद आपको क्या मिल रहा है, नॉट फ्यूचर वैल्यू, मेच्योरिटी वैल्यू। अब यहां पे क्या लगाओगे, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओगे, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते आप, समझे बात को, डिफरेंस है चीज में। और हमें यहां पे बस वही वही समझना है, फॉर्मूले के अंदर घुसेंगे तो और प्रॉब्लम होगा। अब आप देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, कंपाउंड इंटरेस्ट का केस लगाया हमने, फ्यूचर वैल्यू जब यूज की थी तब क्या किया था, एन्यूटी अलग हो गया, जहां इंस्टॉलमेंट है तो फिर उस केस में फ्यूचर वैल्यू लिया था और उसी केस में प्रेजेंट वैल्यू लिया था। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कैसे किया था, तो वहां वो लगेगा फिर, क्योंकि वहां कंपाउंड हो रहा है, यहां बॉन्ड के केस में कंपाउंडिंग है ही नहीं, यहां पे तो हर साल आपका इंटरेस्ट आपकी पॉकेट में आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है फेस वैल्यू पे, वो आपकी पॉकेट में आ जाता है। और जो मेच्योरिटी होती है, रिडम्पशन होता है, तो एट द एंड रिडम्पशन में आपको एग्जैक्टली फेस वैल्यू वापस मिलती है। हाँ, क्वाइट पॉसिबल कि फेस वैल्यू के साथ इंटरेस्ट ऐड प्रीमियम ऐड करके मिले, तो वो रिडम्पशन वैल्यू कहलाएगी, नॉट द मेच्योरिटी वैल्यू। हाँ, दूसरी चीज दे सकते हो, जैसे म्यूचुअल फंड्स है,
उसमें मेच्योरिटी वैल्यू होती है, क्योंकि उसमें बीच में आपको कुछ मिलता नहीं है, तो वहां पे अलग कैलकुलेशन चलती है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बॉन्ड वैल्यूएशन के बाद परपीचुइटी का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। परपीचुइटी सबसे आसान सा काम। परपीचुइटी में हमें परपीचुइटी का मतलब क्या है, नहीं, परपीचुइटी का मतलब क्या होता है? परपीचुइटी का मतलब होता है, आपने कुछ स्कीम सुनी है अभी, जैसे गवर्नमेंट की एक स्कीम है या इंश्योरेंस की भी स्कीम आती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट डिपॉजिट कर दो, 60 साल की एज के बाद जिंदगी भर बची हुई लाइफ तक आपको 2000 रुपए 3000 रुपए की पेंशन आती रहेगी। अभी चलाई ना गवर्नमेंट ने एक स्कीम, अभी चलाई कि 18 साल से 40 ईयर की एज तक आप हर महीने दिस मच अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करो, 60 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने 3000 रुपए की पेंशन मिलती रहेगी। कितने टाइम तक? जिंदा रहने तक। कोई लाइफ टाइम, कुछ टेन्योर, कुछ स्पैन फिक्स है? जब स्पैन फिक्स नहीं होता है तो उसे बोलते हैं परपीचुइटी। दैट इज नोन एज परपीचुइटी, जिसका कोई एंड नहीं है। अब मुझे कोई बोले कि भैया 1 लाख रुपया मुझे अभी आज दे दे और सो जा, 60 साल के बाद या 50 साल के बाद या 40 साल के बाद मैं तेरे को जिंदगी भर 2000 रुपए महीना घर पे भेजूंगा, तो क्या ये एस्टिमेट कर सकते हो कि यार ये अच्छा ऑफर है या नहीं? अच्छा ऑफर है या नहीं? नहीं कैलकुलेट कर समझ पा रहे ना? तो उसके लिए हम परपीचुइटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। परपीचुइटी का जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल है, इट इज आर डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला मैं यहीं से आपको दिखा देता हूं, इट इज आर डिवाइडेड बाय आई। आर डिवाइडेड बाय आई इज योर परपीचुइटी। हाँ, फॉर्मूला लिख लो, परपीचुइटी का फॉर्मूला है आर डिवाइडेड बाय आई, या जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आर, जो मैं सिंबल वो यूज कर रहा हूं जो स्टडी मटेरियल में दी है। यहां आर का मतलब है मंथली या एनुअली मोड पे जो भी आपको रिटर्न आ रहा है, आर स्टैंड्स फॉर रिटर्न you will get in future, and I is trust। सिंपल आई। और परपीचुइटी में एक होती है ग्रोइंग परपीचुइटी। ग्रोइंग परपीचुइटी का मतलब जहां करंटली तो इंटरेस्ट हम कुछ और सोच के चल रहे हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, ग्रो करेगा, तो फिर उसमें ग्रोइंग परपीचुइटी में आर अपॉन आई माइनस जी। एफडी तो अलग चीज हो गई, वहां पे कुछ ग्रोथ नहीं होता, फिक्स पीरियड के लिए एफडी होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है। जी स्टैंड फॉर ग्रोथ रेट, जी इज ग्रोथ रेट। वहां भी ग्रोथ कहां से आया? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिकरिंग डिपॉजिट, एन्युटी सॉर्ट ऑफ, वो एन्युटी तो गया। हर महीने 200 रुपए का आरडी किया, 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, बताओ 5 साल बाद कितना वापिस आएगा? बोलो बोलो, करके बताओ तो ये है हमारा परपीचुइटी, दो फॉर्मूले। लेट हिम डू, कैरी ऑन। देखो क्वेश्चन है हमारे पास यहां पे, रमेश wants to retire and receive 3000 a month. He wants to pass this monthly payment to future generations after his death. He can earn an interest of 8% compounded. How much will he need it to set aside to achieve his perpetuity goal? मतलब क्या हुआ? रमेश को 3000 रुपए पर मंथ का पेंशन चाहिए मंथली, और फिर चाहता है कि, मतलब बहुत सिंपल सा एक थॉट है, हम लाइफ में जब प्लानिंग करते हैं तो बहुत सारी चीजों की प्लानिंग करते हैं तो हम खुद नहीं सोच पाते कि यार मैं 60 ईयर की एज में रिटायर हो जाऊंगा,
मेरी इनकम बंद हो जाएगी। उसके बाद भी मंथली खर्चा तो चलाना है। कितने पैसे तब तक मैं जमा करके रखूं ताकि जिंदगी भर मेरा मंथली खर्चा चलता रहे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हमारी लाइफ में। तो यहां पे रमेश वांट्स 3000 पर मंथ। अकेला इंसान है, ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं लग रही है उसको 3000 रुपए पर मंथ चाहिए। और वो ये डिसाइड करना चाहता है कि आज वो कितनी मनी सेट असाइड करे, साइड में रखे या इन्वेस्ट करे। और जहां भी वो इन्वेस्ट कर रहा है वहां पे उसको 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जहां भी वो रख रहा है वहां पे 8% पर एनम इंटरेस्ट मिले। जो भी इंटरेस्ट उससे मिले वो 3000 रुपए मंथली हो। और जब वो निकल ले दुनिया से तो उसके बाद उसको वो बचा जो भी इन्वेस्टेड पैसा है वो उसके पीछे वालों को मिल जाए, वाइफ को, बच्चों को, जिसको मिलना है। ये उसका प्लानिंग है। तो आपको ये बताना है कि वो रुपए इन्वेस्ट करे। सिंपल सिंपल सा सवाल होता, जहां मुझे मालूम होता कि कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम एन्युटी निकाल देते। एन्युटी निकाल देते। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, एन्युटी मालूम है, ऐसी होता। 3000 रुपए एन्युटी होगी मंथली, रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली कर लेते और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते। लेकिन यहां बात परपीचुइटी की है, लाइफ डिसाइडेड नहीं है। तो यहां एन्युटी नहीं परपीचुइटी निकलेगी। और परपीचुइटी का फॉर्मूला हमने यहां लिखा आर डिवाइडेड बाय आई। आर हो गया 3000 रुपए, आई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% एनुअल। और आर रिटर्न कैसे चाहिए उसको मंथली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 12। हमेशा टाइम इंटरवल गैप और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो सेम टाइम की होनी चाहिए। मंथली रिटर्न चाहिए तो मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 8 डिवाइडेड बाय 12, 8 डिवाइडेड बाय 12 और वो भी परसेंटेज में लिखूं तो 0.666%। सॉल्व कर दो। 4,50,450 रुपए, 4,50,450 रुपीज अप्रॉक्स, 4,50,450 रुपीज अप्रॉक्स उसे आज साइड में रखने हैं, जिसपे उसे हर साल हर महीने 3000 रुपए की पेंशन मिलती रहेगी। यह कहलाता है परपीचुइटी। ये सोच के सिंपली बनाया हुआ है कि जो भी चाहिए उसकी मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको ग्रॉसअप कर दिया। मैं बता रहा हूं क्या सोच के बनाया हुआ है। 4,50,450 रुपए आपने जमा करवाया, इस पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 8%। निकालो इसका 8%, इसका 8% निकालो, इस अमाउंट का जो भी आया 8%। ये साल भर का हुआ, आपको मंथली चाहिए, डिवाइड बाय 12 करो, 3000 रुपये महीना आ रहा है ना। मतलब ये अमाउंट मैं कहीं पे जमा कर दूं और वो मुझे बोले कि आपको 8% इंटरेस्ट मिलता रहेगा, तो हर महीने कितना देगा मुझे, वो देता रहेगा ना, कोई टेंशन है क्या? जब तक जिंदा रहोगे 3000 मिलता रहेगा ना, और अमाउंट तो बचेगा ही ना। ये अमाउंट थोड़ी कहीं चला जाएगा आपका। ये अमाउंट तो, मैं तो आपको एक बात बोलता हूं, लाख रुपए दे दो मुझे, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो और आप मुझे 1 लाख रुपए दोगे तो मैं हर महीने आपको जिंदगी भर 1000 रुपए देता रहूंगा। खुश हो गए ना? अरे भैया, आपके उस 1 लाख रुपए पे हर महीने 1000 रुपए मैं इंटरेस्ट कमाऊंगा और वो आपको देता रहूंगा। और वो किस रेट से? मैंने कैलकुलेट किया 12% की रेट से। मेरी मर्जी, मैं 15% कमाऊं, आपको तो 1000 रुपए महीना देता रहूंगा, लास्ट में 1 लाख वापिस ले लेना। इसमें प्रॉब्लम ये इस लॉजिक से बनाया हुआ है कि कितने, मैं लॉजिक बता रहा हूं ना, कि कितने अमाउंट के इन्वेस्टमेंट पे एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से मंथली 3000 रुपए कमाओगे। हाँ, यहां पे हमने क्या माना, देयर इज नो फ्लक्चुएशन इन रेट ऑफ डिजायर इंटरेस्ट रेट 8%, मतलब दैट विल रिमेन 8%, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, ये मान के हमने किया है। अब उसमें आप ग्रोथ मान रहे हो कि आज तो 8% है, ग्रो हो जाएगी, तो ग्रोथ वाला फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए,
ये रहा ग्रोथ का एग्जांपल. Assuming that the discount rate is 7%, how much would you pay to receive 50 growing at 5%? अब आपको हर महीने हर टाइम पे कितना चाहिए? 50 रुपीज चाहिए आपको हर पीरियड पे. तो आर हो गया 50. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? 7. और ग्रोइंग कितनी है? 5. तो 7 माइनस 100 रुपीज. ये ग्रोइंग परपीचुइटी होगी. 2500 रुपीज जमा करवा दो, हर महीने आपको हर साल आपको 50 रुपए मिलते जाएंगे. क्लियर? चलिए, इट्स ऑल अबाउट परपीचुइटी. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहां पे दिया हुआ है नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, और मुझे इसमें आपको कुछ भी नहीं बताना है क्योंकि ये हम कर चुके हैं. प्रेजेंट वैल्यू कर चुके ना. जो फ्यूचर में इनफ्लो आने वाला है उसका क्या निकालने? प्रेजेंट वैल्यू निकालने. और करंटली जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे कंपेयर कर ले, और कंपेयर करने पे जो डिफरेंस आता है, दैट डिफरेंस इज नोन एज नेट प्रेजेंट वैल्यू. हाँ, माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस करंट आउटफ्लो, रिजल्ट विल बी नेट प्रेजेंट वैल्यू. लिख लीजिए एनपीवी. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन budgeting, very important concept in investment planning, this one net present value. क्योंकि जितने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं उसमें आज की डेट में जेब से पैसा निकलता है और इन्वेस्ट होता है, जिसका रिटर्न फ्यूचर में कई साल तक मिलता है. देन हमें यह डिसाइड करना पड़ता है कि क्या वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वर्थवाइल है या नहीं. बहुत सारे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में, अभी जैसे एग्जांपल बहुत सारे हैं. मैं मैनुअल काम कर रहा हूं, ठीक है. अभी मुझे लग रहा है मुझे कंप्यूटराइज कर देना चाहिए अपने पूरे सिस्टम को. अब मैं अपने सिस्टम को कंप्यूटराइज, पूरे ऑफिस को कंप्यूटराइज सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो दैट विल कॉस्ट 5 लाख रुपए. फायदा क्या? 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का फायदा क्या? क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो हम बैठ के सोचते हैं इसके बेनिफिट्स. अब बेनिफिट से पता चलता है कि अभी करंटली मेरे पास जो मेरा वर्किंग स्पीड है, उस वर्किंग स्पीड में अभी मैं डेली जो भी काम करता हूं उसमें 8 घंटे लगते हैं, वही काम मेरा 4 घंटे में हो जाएगा या 3 घंटे में हो जाएगा. और मेरा जो टाइम बचेगा उस टाइम में मैं काम डबल कर सकता हूं, तो मेरा रेवेन्यू डबल हो जाएगा. मान लो मैं 20,000 रुपए 50,000 रुपए महीना कमा रहा हूं, तब मैं 1 लाख रुपए महीना कमाने लगूंगा. पहला फायदा, तो यानी आपका इंक्रीज इन रेवेन्यू पर ईयर 50,000. ये बेनिफिट हो गया, ये मिलेगा इनफ्लो. लेकिन उस कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने के लिए मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर अपॉइंट करना पड़ेगा, जिसको 10,000 रुपए महीना सैलरी देनी पड़ेगी. तो नेट में मेरे हाथ में कितना प्रॉफिट आ रहा है? 40,000 हर साल आ रहा है. And this system will remain useful for 5 years. 5 साल बाद ये आउटडेटेड हो जाएगा सिस्टम. तो इस सिस्टम की लाइफ कितनी है? 5 ईयर. अब मैं एक एग्जांपल सॉर्ट ऑफ बन गया कि मान लीजिए अभी 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, अभी 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, और एवरी ईयर 70,000 रुपीज मेरे पास रिटर्न आएगा. 10,000 रुपए एम्प्लॉय को सैलरी देना पड़ेगा, यानी नेट में मेरे पास 60,000 रुपीज बचेगा प्रॉफिट की फॉर्म में. मेरी डिजायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और इस प्रोजेक्ट की लाइफ है, और ये जो कंप्यूटर सिस्टम मैंने ये 5 साल बाद स्क्रैप की फॉर्म में, सेकंड की फॉर्म में बिक जाएगा और 10,000 रुपए जाएगा. अब बताओ ये कंप्यूटर सिस्टम लगाना चाहिए या नहीं? तो अब इस कॉन्सेप्ट को टाइम वैल्यू के कॉन्सेप्ट में मर्ज कर दें. नहीं,
10% डेप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, 10% मेरा डिजायर रेट ऑफ रिटर्न है, इतना रिटर्न मुझे आना चाहिए इन्वेस्टमेंट पे। यदि आप कुछ भी मनी इन्वेस्ट करते हो ना कहीं भी, तो सबसे पहले आप एक्सपेक्ट करते हो, सबसे पहले आप ये डिसाइड करते हो कि रिटर्न कितना चाहिए। तो मेरा डिजायर रिटर्न है 10%। अब यहां देखो, एवरी ईयर हाउ मच यू विल गेट इनफ्लो, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, और 10%। और ये 10,000 मिलेंगे कब? लास्ट में वापस मिल जाएंगे। अभी किया कुछ ऐसा ऐसा बॉन्ड वैल्यूएशन में, या ना, अभी बॉन्ड वैल्यूएशन में ऐसा ऐसा। अब यहां हर साल इनफ्लो क्या है? सेम सेम है ना, 60-60-60। मान लो 60-60 हर साल सेम ना हो तो भी क्या प्रॉब्लम है, हर साल का अलग निकाल लेंगे। तो 60 फर्स्ट ईयर 0.909, 60 सेकेंड ईयर 0.827, 60 थर्ड ईयर, निकाल के नहीं रखा है ये, 10% के याद हैं। 751 भाई कैपिटल बजटिंग में बहुत ज्यादा काम में आता है। 60-683, और फिफ्थ ईयर में 60 नहीं 70, 621, मल्टीप्लाई करके टोटल कर लो। मैं शॉर्टकट लगा देता हूं, इसकी टोटल आती है 2,33,656। ये आ रही है प्रेजेंट वैल्यू। अब आप देख लो आउटफ्लो कितना हुआ था, इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट में क्या बच रहा है? पॉजिटिव। ये है नेट प्रेजेंट वैल्यू, इट इज नोन एज नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या है? फ्लो। और ये जो पैसे आप लगाते हो इसे कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो से जो रिजल्ट आता है उसे बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे के जितने भी प्लानिंग बजटिंग के कॉन्सेप्ट्स में आप जाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लास्ट ईयर में 70 कर दिया, देखो ये 10,000 वापिस आएगा ना लास्ट ईयर में जाके। क्या ख्याल है? बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। फिर एक कॉन्सेप्ट और है। अच्छा, डिसीजन देना है तो दे दोगे ना? नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव हुई तो एक्सेप्ट करेंगे और नेगेटिव हुई तो रिजेक्ट करेंगे, तो इसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। और एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके सामने है, सबकी एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, जिसकी सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगी उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। नाउ एक लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रियल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रियल रेट ऑफ रिटर्न। देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है नॉर्मली आपको जो रिटर्न या प्रैक्टिकली जो आपको रेट ऑफ रिटर्न ऑफर की जाती है। जैसे बैंक आपको बोलता है 8% का एफडी, दे आर ऑफरिंग 8%, ये तो नॉर्मल है। या मैं आपको बोलता हूं लाओ इन्वेस्टमेंट दो, आपको 15% का रिटर्न दूंगा, ये क्या है? नॉर्मल है। क्या आपकी पॉकेट में 15% बचेगा? क्या रियली आपकी पॉकेट में 15% बचेगा? चेक करते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझिए।
नॉर्मली मान लेते हैं 15% का रिटर्न आता है, नॉर्मली मान लेते हैं 15% का रिटर्न आता है, तो यदि मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो एक साल के एंड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% से मेरी पॉकेट में 15,000 रुपीज आएगा। तो एक साल बाद आपकी काम में लेने लायक मनी कितनी है आपकी जेब में? 15,000 नहीं, क्योंकि एक साल बाद 15,000 की परचेजिंग पावर 15,000 नहीं होगी। थोड़ा सा ये सोच समझिए, आज 1 लाख रुपए मेरी जेब में है और आज मैं उस 1 लाख रुपए से पेट्रोल खरीदने वाला हूं, ठीक है। फिर किसी ने बोला यार इस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दे, 15% रिटर्न आएगा। अभी खरीद के क्या करेगा? पेट्रोल अभी चाहिए? नहीं, आज तो पेट्रोल नहीं चाहिए इतना, एक साल बाद काम आएगा, लेकिन आज ही खरीद लेता हूं। नहीं, एक साल के लिए इन्वेस्ट कर दे, एक साल बाद खरीद लेना, तो 15,000 रुपए ज्यादा आ जाएंगे तेरी जेब में, तो ज्यादा खरीद पाएगा। बात तो अच्छी है, लेकिन फिर मैं जब एक साल बाद इस 1,15,000 रुपए से पेट्रोल खरीदने पहुंचा तो पेट्रोल की रेट भी बढ़ गई। तो क्या आज बैठ के ये सोच सकते हो कि आप जो मनी इन्वेस्ट करोगे उस पे नॉर्मली आपको 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है, तो यू विल गेट 15% रिटर्न इन वैल्यू टर्म। क्यों? क्योंकि महंगाई भी, तो महंगाई, मैं अब एक स्टार्ट जब टाइम वैल्यू हमने किया था तो मैंने एक लाइन बोली थी कि घर में 1 लाख रुपए अलमारी में रख दो और एक साल बाद निकालो, कितने निकलेंगे? 1 लाख नहीं, मेन फिजिकली तो 1 लाख दिखेगा, लेकिन जब हाथ में आके उसे मार्केट में लेके जाओगे तो 80-90 हजार 95 हजार रुपए के आसपास ही उसकी वैल्यू बचेगी, क्योंकि वैल्यू करेंसी के नोट से नहीं, करेंसी की परचेजिंग पावर से होती। और यहां मैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं लग्जरी गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं कंफर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां नेसेसिटी की बात कर रहा हूं। देखो अभी डॉलर पे चल रहे हो तो मैं उस पे भी आ जाता हूं, चलें? चलो आपकी इच्छा है तो चल लेते हैं डॉलर पे। आप चाह रहे हो कि मैं डॉलर खरीद के रख दूं क्योंकि इसकी तो वैल्यू बढ़ती रहती है। चलिए, कहां रखोगे डॉलर खरीद के? तो बस बात खत्म हो गई। पहली तो लीगली रखोगे तो कहां रखोगे? नहीं, लीगल नहीं है, लीगली है। कहां रखोगे लीगल? कौन से बैंक में? फॉरेन बैंक में डॉलर परचेज कर सकते हो। अमेरिका में जाओ, डॉलर खरीदो, इन्वेस्ट कर दो, यही होगा ना। अब देखना, ये पूरा का पूरा फाइनेंस कॉन्सेप्ट है, यही है, यही प्लानिंग है जो हमें आगे जाके समझना, पढ़ना है और आगे करना है। और इसी में सबसे ज्यादा पैसा है। नॉर्मल ऑडिट करने में इतना पैसा नहीं मिलता, इनकम टैक्स का रिटर्न बनने में कोई भी भरता है 500 रुपए में। अभी क्या, मैंने मान लो डॉलर का रेट चल रहा है 70 और मेरे पास 70 लाख रुपए है। मैं 70 लाख रुपए लेके अमेरिका गया, वहां मैंने 70 लाख रुपए से 1 लाख डॉलर खरीद लिए और ये 1 लाख डॉलर मैंने बैंक में जमा करवा दिए। कहां? फॉरेन बैंक में जमा कराओगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सी मिलेगी? वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2%। क्या सोच के जमा करवाए थे? 1 लाख डॉलर क्या सोच के जमा करवाया था कि वहां पे जब वापिस लाऊंगा तो ये 70 की जगह 80 हो जाएगा। तो अभी तो 70 लाख जमा करवा रहा हूं, वो जो 1 लाख डॉलर है उन्हें वापिस लेकर आऊंगा ना एक साल बाद, तो 80 लाख रुपए आएंगे। आएंगे ना? आएंगे ना? हाँ आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। क्या एक साल में 70 से 80 हो जाएगा? नहीं पता, इतना नहीं है, लेकिन हाँ जो भी होगा, मैं मान लेता हूं 70 का 75 हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख पे 2% इंटरेस्ट मिला, 1,02,000 डॉलर वापिस आए 75 रुपीज की रेट पे। इंडिया में लाना तो इंडिया में ही पड़ेगा, खर्च कैसे करोगे? कितने पैसे वापिस आ गए? 76,50,000। यार इसे लेके जाते ही नहीं तो यही इंडिया में ही डिपॉजिट कर दे तो 10% के इंटरेस्ट से 1 लाख हो जाते। लेके क्यों गए यार?
मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। वहां पे ये भी कौन कह रहा है कि 70 का 75 हो जाएगा? 74 ही हुआ तो, और 69 हो गया तो। हर चीज के आपके प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो यहां पे क्या बनती है, यहां सब जगह स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है। यहां हर जगह स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है। डॉलर ट्रांजैक्शन में भी स्ट्रैटेजी बनती है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनती हैं, अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज ने हेजिंग स्ट्रैटेजीज बोलते हैं। हेजिंग स्ट्रैटेजीज बोलते हैं। ये फाइनेंस में आप सीखोगे, सीए फाइनल में आओगे तब, ये हेज कैसे करना है। हेजिंग स्ट्रैटेजीज मतलब, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे ले लेता हूं, चलो आपके कोर्स का नहीं है लेकिन बात चलिए, तो आपका दिमाग इतना चलना नहीं कोशिश कर रहे हो तो मैं थोड़ा सा प्रेशर डाल देता हूं। मैं एक एक्सपोर्टर हूं, इंपोर्टर हूं, चलो मैं बाहर से गुड्स इंपोर्ट करता हूं। मैंने एक इंपोर्ट का असाइनमेंट लिया, उस इंपोर्ट का मेरा टोटल पेमेंट बनता है $1,00,000 का ना, और आज डॉलर का रेट है 70 रुपी। वॉट अमाउंट आई सपोज टू पे राइट नाउ? 70 लाख रुपी मुझे पे करना है इंडियन करेंसी की फॉर्म में। क्या आज क्या 70 लाख रुपए निकालूं, $1,00,000 खरीदूं और उसे पेमेंट कर दूं? लेकिन उस पार्टी ने मुझे 3 महीने का टाइम दिया, क्रेडिट पीरियड। हाँ, अभी मुझे 3 महीने का टाइम पीरियड मिला है। अभी 3 महीने का जब मुझे क्रेडिट फैसिलिटी मिला है तो मैं पागल हूं जो आज ही पेमेंट करूं? ये 70 लाख रुपए बचा के रख भाई अपने बैंक में, और इस पे क्या लेता रहे, इंटरेस्ट। अभी से पेमेंट मत कर। सर एक डर है, 3 महीने बाद डॉलर 70 का 75 हो गया तो इतना इंटरेस्ट तो बैंक भी नहीं देगी। 80 हो गया तो मैं तो बैठे बैठे लग जाएगी। तो बोले काम कर, डॉलर अभी खरीद ले। सर अभी खरीद लूं, अभी पेमेंट कर दूं, क्यों बेवकूफ बनूं, इंटरेस्ट का नुकसान तो हो ही रहा है। मान लो फ्यूचर में डॉलर 65 आ गया तो दिल दुखेगा, अभी क्यों खरीद लिया यार। क्या करें भाई, देखो नीचे आएगा उसका तो कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए तो आपको 3 महीने रिस्क लेके बैठना पड़ेगा। सर रिस्क नहीं लेना है, कमाई हो या, मेरी जेब से आज मैंने देखा मेरी जेब से कितना जाने वाला है, 70 लाख। 70 लाख ही जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं जाना चाहिए। 70 लाख तक देने को मैं तैयार हूं, मुझे मालूम है मेरी कॉस्ट 70 लाख है, आई एम रेडी टू पे 70 लाख। डू वन थिंग, हेज कर लो। कैसे? आरबीआई के पास जाओ और 3 महीने बाद डॉलर खरीदने होगे, ये एग्रीमेंट आरबीआई से करके आ जाओ। आरबीआई आज की रेट पे एग्रीमेंट कर लेगी, 3 महीने बाद जाना, 70 लाख रुपी पे करना और $1,00,000 ले आना। अब उस दिन रेट कुछ भी हो जाए कोई फर्क, क्योंकि आप आज ही क्या करके आ चुके हो, एग्रीमेंट करके आ चुके हो 3 महीने बाद का। लेकिन आरबीआई पागल है, उसको नहीं दिख रहा है कि 3 महीने में कुछ चेंज आ सकता है, तो वो भी आगे ट्रांजैक्शन करती रहती है। आपको बेचने का एग्रीमेंट किया, किसी और से खरीदने का एग्रीमेंट कर लेगी, न्यूट्रल कर लेगी। इस चीज के डिफरेंस में आरबीआई आज की डेट में 70 रुपीज का रेट चल रहा है, तो आपसे 70 रुपीज नहीं, नियर अबाउट 70.5 रुपीज समथिंग चार्ज करेगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। हमें उसमें प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि ये जो 70 लाख रुपए आज मेरे बचे हुए हैं, इसे मैं इन्वेस्ट करके 3 महीने में इंटरेस्ट निकाल लूंगा। ये एक हेजिंग स्ट्रैटेजी। दूसरी स्ट्रैटेजी, 70 लाख रुपए से आज डॉलर खरीद लो और आज ही उस पार्टी के घर में चले जाओ, उसके कंट्री में चले जाओ, और उसको पेमेंट नहीं करना, उसकी कंट्री के बैंक में जाके डिपॉजिट कर दो आज ही। यहां पे 70 लाख रुपए का इंटरेस्ट नहीं मिल रहा ना, नुकसान हो रहा है, लेकिन वहां पे $1,00,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, वो नुकसान उससे सेट ऑफ। और डॉलर की रेट अब कुछ भी हो जाए मुझे फर्क, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्या है, डॉलर है, मैं वहीं उसको डॉलर 3 महीने बाद पे कर दूं। ये एक और स्ट्रैटेजी। ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है हमारी, नोन एज हेजिंग स्ट्रैटेजीज, जो हम करने वाले हैं, जिसपे काम और फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। हाँ हाँ, वो फिजिकली मैंने $1,00,000 वहां पहले ही पहुंचा दिए, मेच्योरिटी की डेट आएगी, मेरे बैंक से डॉलर निकाल के उसके घर पहुंचा दूंगा, और वो डॉलर जो एक्स्ट्रा बचा इंटरेस्ट का, वो इंडिया में लाके इंडिया में जो इंटरेस्ट का लॉस हुआ वो पूरा कर लूंगा। हो गई हेजिंग।
ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो इस पे चर्चा, तो यहां हमारी बात थी नॉमिनल रेट की। तो क्या नॉमिनली जो रेट ऑफर की जाती है क्या उतना जेब में आता है? नहीं सर, उसमें रिटर्न तो नॉमिनल जितना मिलता है लेकिन उसकी परचेजिंग पावर नॉमिनल जितनी, क्योंकि उस पीरियड में क्या होता है, इन्फ्लेशन की वजह से चीजों की प्राइसेस बढ़ जाती है और उससे जो मनी की परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। तो एक्चुअली जो हाथ में रिटर्न आता है वो समाव उतना नहीं होता जितना दिख रहा होता है। तो सर जितना मिलता है एक्चुअली हाथ में रिटर्न, उसकी रेट निकाल दे। हाँ निकाल सकते हो, जो नॉमिनल रेट ऑफर की गई है उसमें से इन्फ्लेशन कितना है वो माइनस कर दो। 15% नॉमिनल रेट है, मान लेते हैं इन्फ्लेशन 5% का है, तो जेब में 10% बचेगा ना। 15% से मनी ग्रो करेगी, 5% से उसकी वैल्यू कम होगी, नेट हाथ में, दैट नेट रेट ऑफ रिटर्न इज नोन एज रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन इज रियल रेट ऑफ रिटर्न, या यूं कह सकते हैं नॉमिनल रेट इज इक्वल टू रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन। क्लियर? इफेक्टिव रेट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नाउ CAGR। चलिए तो फिर CAGR लास्ट ही बचा है यार, सुन ही लो, कल से फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, इसको नहीं देखेंगे, यहां समझेंगे। मैं यहां बात करते हैं, नॉर्मली ये चीज काम आती है शेयर्स के केस में, म्यूचुअल फंड्स के केस में। आज 100 रुपए जमा करवाए, 100 रुपए का, 1000 रुपए का म्यूचुअल फंड खरीदा, 5 साल बाद 3000 रुपए वापिस आए, कितना रिटर्न आया? 2000 रुपए। रुपए में हम बात ही नहीं करते, हम तो बात करते हैं परसेंटेज में। कितना परसेंट रिटर्न आया? 200%। अरे भाई 1000 पे 2000 रुपए का रिटर्न आया तो 200% रिटर्न आया। कितना एनुअल रिटर्न बताओ सर, 200% रिटर्न समझ में नहीं आता। एनुअल कितना रिटर्न आया सर? सिंपल है ना, 5 साल का 200 तो हर साल का मजाक कर रहे हो? हर साल 40%, एनुअल 40%, एनुअल 40% लगा के देख लो आता है क्या? 1000 पे पहले साल 40%, पैसे निकाले थे क्या? नहीं ना। तो अब इस पे 40%? नहीं, ऐसे तो नहीं कैलकुलेट किया मैंने तो टोटल 200 को 5 से डिवाइड कर दिया था। तो वो क्या कहलाता है? 200 इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न। 200% इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न। जितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया उस पूरे पीरियड में टोटल 200% रिटर्न आया। बट कंपैरिजन कैसे होता है? क्या ये एफडी से अच्छा था क्या ये दूसरे किसी ऑप्शन से अच्छा था क्या? सर जो बाकी जितने भी ऑप्शंस होते हैं सब बताते हैं एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। यहां पे तो मुझे एनुअल रेट ऑफ रिटर्न नहीं मालूम, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसे एनुअल रेट ऑफ रिटर्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहां रिटर्न नहीं है, यहां है ग्रोथ। 1000 रुपए आपने जो जमा किए थे वो किसी ना किसी रेट से ग्रो करते 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 कंपाउंडिंग ग्रो करते हुए कितने बन गए? 3000 रुपए 5 साल के अंदर। तो आप ये बताओ कि हर साल कितनी ग्रोथ आई, और जो ग्रोथ है वो भी कंपाउंडिंग आ रही है। 1000 पे ग्रोथ, फिर जो ग्रोथ अमाउंट है उस पे फिर ग्रोथ। तो यहां हमें निकालना होता है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। जब भी किसी म्यूचुअल फंड को देखेंगे, जब भी किसी स्टॉक को देखेंगे, आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी CAGR कितना देते हैं। आप कहीं भी बात करेंगे इन्वेस्टमेंट पे तो आपको यही बोलेगा सर हमारा CAGR इतने % है। वो ये नहीं बोलेगा 5 साल में रिटर्न इतना दिया, 2 साल में रिटर्न इतना दिया। नहीं, मुझे उससे मतलब, मुझे CAGR चाहिए, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ कितनी आती है, क्योंकि मैं उसी चीज से कंपेयर कर पाऊंगा कि मैं FD में पैसा डालूं या तुम्हारे पास। आज से
साल 4 साल पहले मेरे पिताजी सारा इन्वेस्टमेंट एफडी में करते करते थे और मुझे बताते भी नहीं थे, सीक्रेटली। कुछ भी नहीं, मुझे मालूम ही नहीं था उनका क्या इन्वेस्टमेंट है। एक दिन पता नहीं उनको क्या लगा, यार ये एफडी में मजा नहीं आ रहा, कुछ कर सकता है क्या इस पैसे का। मैंने कहा बताओगे तो कुछ करूंगा। हिडन ज्वेल्स का मैं क्या कर सकता हूँ, जो मनी सामने पिटारा खुले तो कुछ कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा यार ये ले, इतना, बस स्पेसिफिक अमाउंट उन्होंने छोटा मोटा मुझे बोला कि इससे कर जो करना है। मैंने कहा इससे एक ही चीज करते हैं, आपको कितना रिटर्न चाहिए। बोले एफडी पहले देती थी 7, 7.5, 8%, तब तक खुश था मैं। अब एफडी में रेट 6% आ गई, सीनियर सिटीजन में 6%। 6% एफडी में मजा नहीं आ रहा, मुझे इससे ज्यादा कुछ भी है मिल जाए खुश हूं, 7, 8 में भी खुश हूं। ठीक है, मैंने उनका पूरा मनी उठा के, जो भी उन्होंने मुझे फंड अलॉट किया था, मैंने वो एक पोर्टफोलियो बनाया और उनका वो अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड्स में, अलग अलग फंड्स, क्योंकि दैट इज माय जॉब बेसिकली, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। लोगों के फंड इन्वेस्ट करता हूं, घर वालों ने पहली बार दिया था, पिताजी ने पहली बार दिया था, बाहर वालों के तो कर ही रहा था, तो पिताजी ने पहली बार दिया, विश्वास नहीं होता ना। हाँ, तो पिताजी ने पहली बार पैसे दिए थे, तो मैंने अपने हिसाब से उनके 3-4 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स परचेज करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब वो हर, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे बस मंथली रिपोर्ट दे देना यार। फर्स्ट मंथ एंड ग्रोथ आया 1%, 2%, 1%, ऐसे करके एक साल के एंड में ग्रोथ आ रहा था 7%, 8%। 2 साल बाद रिटर्न आ रहा था 20%, 3 साल बाद रिटर्न आ रहा था 40%। तो पिताजी ने बोला कितना रिटर्न, मैंने 40%। 40%, मैंने बाबा 3 साल का मिला। अरे ऐसे नहीं समझ में आता, मुझे एक चीज बता, मुझे एफडी से ज्यादा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि मेरे पिताजी समझते नहीं है, ही इज दैट मच इंटेलिजेंट, दैट मच, वो लॉयर है, वो फाइनेंस समझते हैं, वो परचेज और अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हैं लास्ट 40 ईयर से। लेकिन कैलकुलेशंस कि ये टोटल 3 ईयर का रिटर्न इज 30%, गुड, बट ये सीएजीआर बता, क्योंकि यदि मैं एफडी करता तो 3 साल पहले पैसे वापस और मुझे उसमें कंपाउंडेड रिटर्न आता। तो मैंने कहा क्या चाहिए, बोले एनुअल रेट बता, एनुअली कितना इंटरेस्ट बना अपनी जेब में। अल्टीमेटली क्या मांग रहे हैं मुझसे, वो सीएजीआर मांग रहे हैं, क्योंकि उसी बेसिस पे वो कंपेयर, मैंने फिर उनको कैलकुलेट करके बताया पापा 9% का सीएजीआर है। खुश क्यों, एफडी में 6% का एनुअल रिटर्न आता है या 9% का सीएजीआर आ रहा है, आई एम हैप्पी, दैट इज रिक्वायर्ड। हमें सीएजीआर चाहिए। पैसा बढ़ता हुआ, बढ़ा हुआ पैसा बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जो बढ़ रहा है वो एनुअली किस रेट से बढ़ रहा है, वो जब तक नहीं पता होगा आपको रियल रिटर्न पता नहीं चलेगा। एवरेज नहीं लगाया मैंने सीएजीआर निकाला है, मैंने सीएजीआर निकाला है। अब ये सीएजीआर कैसे निकलता है उसकी चर्चा चल रही थी, तो फॉर्मूला उठा लेते हैं। एक साल में एनुअली कितनी ग्रोथ है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जो भी लास्ट ईयर की वैल्यू है, वैल्यू लास्ट ईयर की, उसको फर्स्ट ईयर की वैल्यू से डिवाइड कर दो। मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख देता हूं, जो भी टाइम टी एन की वैल्यू है उसको टाइम 0 की वैल्यू से डिवाइड कर दो और उसकी पावर लगा दो टाइम एन माइनस टाइम 0। ये हो गई आपकी सीएजीआर। मतलब आ जाए हमारे एग्जांपल हमने जो रखा था, 1,000 रुपए 3 साल बाद, 5 साल बाद 3,000 रुपए गए फॉर एग्जाम्पल, 1,000 रुपए 5 साल बाद कितने हो गए, 3,000 रुपए। तो 3,000 डिवाइडेड बाय पावर 1/5 माइनस 1, नहीं मैंने 0 लिखा था, पहले लिखा तो ज्यादा समझ में आ रहा था। चलो
वापस लिख लो। ये वाला ज्यादा सही था, ये वाला ज्यादा सही था। देखो, वैल्यू ऑफ टाइम n, वैल्यू ऑफ करंट, और वैल्यू ऑफ टाइम 0 यानी इन्वेस्टेड वैल्यू, और पावर में लेना है 1 अपॉन टाइम n माइनस टाइम 0। मैं आपको बोलता हूं 1,000 रुपए 4 साल में बन गए 3,000 रुपए, तो बताओ CAGR कितना है? 3,000 डिवाइडेड बाय 1,000 पावर 1 4। T0 है वो, T0 है, T0 है, T1 नहीं लिया मैंने, T0। तो 3 की पावर 1/4, पावर 1/4 कैसे सॉल्व होती है? 2 बार अंडर रूट दबा दो, 3 अंडर रूट, एक बार और अंडर रूट, 1.316। ठीक है, हाँ हाँ, और फिर -1 करना है, तो क्या बचा? 1.316 -1 0.31 और 31.6%। पर ईयर 31.6% से आपका पैसा बढ़ रहा है। कैलकुलेट करने का वेरिफिकेशन, पहले कितने जमा करवाए थे? 1,000 पहले साल प्लस 31.6%, तो 1,000 के हो गए 1,316 रुपीज। अगले साल इसी पे प्लस 31.6%, अगले साल इसी पे प्लस 31.6%, और अगले साल प्लस इसी पे 31.6%, पहुंच गए 3,000 पे। Every year your invested amount is growing at the rate of 31.6%, that is known as compounded annual growth rate. Got it? तो ये है कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन, हमने यहां कंप्लीट किया। आपका काम ये है कि आप अभी तक के जितने भी हमने क्लासेस किए, जो भी डिस्कशन हमने किया, उस डिस्कशन को आप एक बार रिवाइज करें। सारे फॉर्मूलाज जो हमने डिस्कस किए, कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, रिवाइज करें, क्योंकि अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे, क्वेश्चंस पे, और वहां हम में बहुत डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जहां हमें डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चंस है जिनमें हमें सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली करना क्या है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर में प्रॉब्लम ये नहीं है कि करना कैसे है, क्योंकि वो तो बहुत लिमिटेड कंसेप्ट्स हैं। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी, करना क्या यही नहीं मालूम, तो वो हमें समझना है, इसके लिए हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय, सी यू।